Hello guys, good evening to all of you. Hope you all are doing well. Myself मुस्कान केदारना। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 1 की टॉपिक शक्ति को, जिसका अर्थ है पावर। तो आइए सबसे पहले समझते हैं शक्ति के अर्थ को। शक्ति एक व्यापक शब्द है, लेकिन इस विषय में एकमत विचार का अभाव देखा जा सकता है। यानी कि जो राजनीति में हम शक्ति का प्रयोग करते हैं वो एक विवादास्पद विषय रहा है, क्योंकि हर जो विचारक है उसने शक्ति के अपने अलग अलग आयाम दिए हैं, शक्ति के अपने अलग अलग अर्थ दिए हैं। यूनान के प्रसिद्ध विचारक सुकरात और प्लेटो शक्ति का अध्ययन दार्शनिक आधार पर करते हैं, जबकि अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स जैसे जो विचारक है वो शक्ति का अध्ययन यथार्थवादी दृष्टिकोण से करते हैं। इनका मानना है कि शक्ति राजनीति में ज़रूरी होती है। हॉब्स का मत है कि शक्ति और अधिक शक्ति प्राप्त करने की कामना का ही दूसरा नाम जीवन है। तो वो जीवन और शक्ति को जोड़ देते हैं और जीवन में शक्ति अर्जन को ही जीवन का मूल मानते हैं। बेकर के अनुसार राजनीति को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। आधुनिक समय में मैक्स वेबर, कैटलिन, लॉसवेल, रसेल जैसे विचारकों द्वारा शक्ति के महत्व को स्वीकार कर लिया गया है। यानी कि ये विचारक मानते हैं कि वर्तमान समय में राजनीति में शक्ति एक आवश्यक तत्व के रूप में जाना जाता है। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति का अर्थ सामाजिक संबंधों के अंतर्गत एक कर्ता द्वारा दूसरे की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को क्रियान्वित करना है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जब हम अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे की दूसरे की जो कार्य करने की क्षमता है और दूसरे की जो इच्छा है उसको बदल देते हैं, तो हम उस पर शक्ति का प्रयोग करते हैं। रसेल के अनुसार मनचाहा प्रभाव पैदा करना शक्ति है, यानी अपने अनुसार दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित करना शक्ति है। फॉर एग्जाम्पल कि हम कोई कार्य नहीं करना चाह रहे, लेकिन हमसे वो करवाया गया है क्योंकि कोई दूसरा ये चाहता है, तो हम उस दूसरे की शक्ति के प्रभाव में वो कार्य कर रहे हैं, ना कि अपनी इच्छा अनुसार। अब बात करते हैं शक्ति की विभिन्न परिभाषाओं की। मैकाइवर के अनुसार शक्ति से हमारा अर्थ व्यक्तियों या व्यवहारों को नियंत्रित, विनियमित और निर्देशित करने की क्षमता है। एम.जी. स्मिथ के अनुसार लोगों तथा वस्तुओं के ऊपर बल या प्रोत्साहन द्वारा प्रभावशाली रूप से कार्य करने की योग्यता को शक्ति कहते हैं। शूमैन के अनुसार शक्ति मित्र बनाने और लोगों को प्रभावित करने की योग्यता है। मॉर्गेंथ्यो के अनुसार सामाजिक संबंधों में दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क और कार्य को प्रभावित करने की क्षमता का नाम शक्ति है। कॉल ड्यूच ने शक्ति के बारे में अपने विचार देते हुए कहा था कि शक्ति विरोध में सफलता पाने और बाधाओं पर विजय पाने की योग्यता है। एलन आर बॉल, यानी कि ये एक विचारक है, एलन आर बॉल ने कहा था कि राजनीति शक्ति दूसरों के व्यवहार को किसी प्रकार की धमकी या डर के द्वारा प्रभावित करने की क्षमता है। यानी कि वो हमें धमकी या फिर किसी तरीके के डर के द्वारा हमसे अपना काम करवाते हैं, तो वो राजनीतिक शक्ति होती है। हार्टमैन के अनुसार शक्ति वह बल अथवा क्षमता है जिसे प्रभुता संपन्न राज्य अपने हितों की प्राप्ति के लिए प्रयोग करता है। इसके अलावा भी बहुत से अन्य विचारक हैं जिन्होंने शक्ति के बारे में अपने विचार दिए हैं, जिसमें सबसे मुख्य हेरोल्ड लॉसवेल है, जिन्होंने शक्ति के बारे में कहा था कि राजनीति का सरोकार शक्ति को संवारने और मिल बांटकर उसका प्रयोग करने से होता है। यानी उन्होंने राजनीति और शक्ति के बीच अंतर संबंध को दर्शाते हुए ये कहा था कि शक्ति संवारने और मिल बांटकर प्रयोग करने से ही राजनीति का सरोकार हो सकता है। रॉबर्ट डाहल ने भी कहा था राजनीति में शक्ति, शासन या सत्ता का विस्तृत प्रयोग किया जाता है।
मैक्स वेबर ने शक्ति किसी सामाजिक संबंध के अनुसार एक कर्ता द्वारा दूसरे की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को क्रियान्वित करने की संभावना है। इसे मुख्यतः हम शक्ति की जो है एक विस्तृत अवधारणा के रूप में जानते हैं। अब बात करते हैं शक्ति के लक्षणों की। तो आइए समझते हैं शक्ति के लक्षण क्या क्या होते हैं। शक्ति के लक्षण का सबसे पहला तात्पर्य तो यही है कि शक्ति हम पर क्या प्रभाव छोड़ती है या फिर वो किस तरीके से हमको निर्देशित करती है कार्य करने के लिए। तो सबसे पहले शक्ति स्थितिपरक है। अब स्थितिपरक का मतलब क्या है? शक्ति जो है स्थिति या पद पर निर्भर करती है, इसका ये मतलब है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई मतलब कि एक ग्रुप लीडर है तो वो ग्रुप लीडर ग्रुप के लोगों को तभी तक कंट्रोल कर सकता है जब तक कि वो ग्रुप लीडर है, लेकिन जैसे ही वो उस पद से उतर जाता है वो ग्रुप लीडर नहीं बनता, मतलब अपने ग्रुप लीडर के पद को त्याग देता है, उसके बाद उसके पास वो ग्रुप लीडर वाली पावर नहीं रहती। तो इस प्रकार शक्ति स्थितिपरक है। प्रयोग पर निर्भरता, यानी शक्ति की ये विशेषता है कि ये निर्भर करती है प्रयोग पर। शक्ति का पता केवल मात्र उसके प्रयोग से ही लगाया जा सकता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा उसको अनेक शक्तियां प्राप्त है, लेकिन वो शक्ति का प्रयोग अपने मंत्रिमंडल के द्वारा करता है। परिणाम स्वरूप जो है हम क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति एक नाममात्र मुखिया है, नाममात्र अध्यक्ष है, लेकिन वास्तविक शासन हम मंत्रिमंडल को मानते हैं। तो जब तक हम शक्ति का प्रयोग नहीं करते हमें नहीं पता होता कि शक्ति किस तरीके से कार्य करेगी, शक्ति क्या है। वैधता की अवधारणा, शक्ति के साथ वैधता की अवधारणा जुड़ी होती है। वैधता की अवधारणा और शक्ति तो अलग अलग धारणाएं हैं, यानी कि सत्ता को प्रभावी बनाने के लिए वैधता जरूरी होती है। डेविड हेल्थ के अनुसार वैधता का मतलब यह है कि लोग जब किसी नियम या कानून का पालन करते हैं तो उनके मन में यह भावना रहती है कि कानून सही और न्याय संगत है तथा इस योग्य है कि इसे माना जाए। वैध राजनीतिक व्यवस्था उसे कहेंगे जिसके पीछे जनता की सामान्य स्वीकृति होती है। यानी इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जब तक किसी भी शक्ति के पीछे जनता की स्वेच्छा ना हो, जनता की सही इच्छा ना हो, मतलब कि उन्हें ये लगे कि जो ये निर्णय है, जो ये कार्य है, ये जो शक्ति है वो सही है या उनकी स्वेच्छा के लिए है, तब तक वैधता नहीं मानी जाएगी उस विषय में। तो जब तक वैधता जुड़ी है तब तक हम शक्ति को उचित रूप से प्रयोग कर सकते हैं, ये इस प्रकार से माना जाता है। अन्य व्यवहारों को प्रभावित करने की क्षमता, तो शक्ति अन्य व्यवहारों को प्रभावित करने की क्षमता होती है, यानी कि इसमें ऐसी योग्यता और क्षमता होती है जिसमें हम दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के विभिन्न रूप होते हैं। आर्थिक क्षमता, शारीरिक क्षमता। आर्थिक क्षमता में हम आर्थिक पक्ष से जो सक्षम लोग होते हैं, जैसे अमीर गरीबों को प्रभावित करता है। और शारीरिक क्षमता में जैसे कि जो बलवान होगा वो निर्बल को प्रभावित करेगा और कंट्रोल करेगा। तो शक्ति की अवधारणा इस प्रकार से देखी जाती है। मानवीय संबंधों का विशिष्ट रूप, शक्ति मानवीय संबंधों का एक विशिष्ट रूप होता है। शक्ति के लिए कर्ता तथा कुछ अन्य व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है ताकि कर्ता और उन अन्य व्यक्तियों पर अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार प्रभाव डाल सके और उनसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा सके। फॉर एग्जाम्पल कि सिर्फ एक कर्ता है और कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, तो उस कर्ता की शक्ति का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि जिस प्रकार हमें जो कम्युनिकेशन के लिए जैसे दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इंटर कम्युनिकेशन के लिए जैसे हमें दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तब क्या करते हैं हम, तो तभी हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। तो शक्ति भी वैसे ही है, जब तक कोई दूसरा व्यक्ति हमारे सामने नहीं होगा तब तक हम शक्ति का प्रयोग किस पे करेंगे। अगर वो नहीं होगा तो हम शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगर कोई दूसरा होगा तभी हम शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। शक्ति में हानि पहुंचाने की भावना शामिल होती है।
हाँ, कि शक्ति एक तो दूसरों को प्रभावित करने की, दूसरों को कंट्रोल करने की जो है क्षमता तो रखती है, साथ ही इसमें हानि पहुंचाने की भावना भी होती है। शक्ति के पीछे मान्यता होती है। यदि किसी व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की क्षमता के पीछे दबाव शक्ति नहीं है, तो ऐसी क्षमता शक्ति नहीं कहलाएगी। मतलब कि अगर हम किसी पे दबाव नहीं डाल रहे हैं और उनसे अपना काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो वह शक्ति नहीं होती है। जैसे एक कारखाने का मालिक मजदूरों से कहे कि ये जो निश्चित काम है इसे निश्चित समय में पूरा करना है, और मजदूर आदेश का पालन ना करे, तो कारखाने का मालिक जो है क्या करेगा, उनके काम को और बढ़ा देगा या फिर उनका वेतन कम कर देगा, और इससे क्या होगा, जो मजदूर है वो प्रभावित होगा और वो इस डर से अपना काम करेगा जैसा वो मालिक चाहेगा। तो क्या किया मालिक ने, अपनी जो आर्थिक पक्ष या फिर जो अपनी पद की शक्ति है उसका प्रयोग करते हुए उस मजदूर को अपने अनुसार कार्य करने के लिए प्रभावित किया। और इससे क्या हुआ कि वहाँ पे जो है हानि होती है, किसकी, मजदूर की इच्छा की भी हानि होती है, और अगर वो ना माने तो मजदूर की आर्थिक पक्ष या शारीरिक पक्ष यानी कि श्रम या फिर पैसे की हानि देखी जा सकती है। शक्ति का भौतिक स्वरूप नहीं होता, ये इसका अगला लक्षण है। इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि शक्ति कोई वस्तु या संपत्ति नहीं होती जिसका भौतिक स्वरूप हो। शक्ति क्या होती है, एक भावना होती है, एक विचार होती है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, ऐसे देखा नहीं जा सकता, ऐसे छुआ नहीं जा सकता। जैसे एक हम ऑब्जेक्ट को छूते हैं ना, वैसे शक्ति को नहीं छुआ जाता, उसे हम ऐसे दिखा भी नहीं सकते कि जैसे मतलब कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं, तो वो एक वस्तु नहीं, वो भावना या विचार होता है। ठीक है। और शक्ति के लिए शक्ति के लिए विरोधी हितों का होना अनिवार्य होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब तक कि दो लोगों में सहमति होगी तो उनमें जो है संघर्ष पैदा नहीं होगा, उनमें विरोध नहीं होगा, तो शक्ति का प्रयोग भी अनिवार्यता नहीं होगा। लेकिन जब दो विरोधी हित आपस में टकराएंगे तभी शक्ति का प्रयोग होगा। शक्ति के लिए आवश्यक है कि शक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्ति और उन व्यक्ति जिन पर प्रयुक्त की जा रही है उनके हितों में विरोध हो, ताकि तभी वे कोई एक व्यक्ति दूसरे को डोमिनेट कर सके, तभी एक व्यक्ति दूसरे पे अपनी शक्ति का प्रयोग कर सके। शक्ति के पीछे बल प्रयोग की धमकी होती है। तो इसका ये वो है कि हाँ, शक्ति के पीछे एक बल प्रयोग की जो है वो भावना छुपी होती है। ठीक है। जो इसे रूस के प्रसिद्ध चिंतक टॉल्स्टॉय ने कहा था, बहुत से आदेश दिए जाते हैं पर इतिहास ऐसे आदेशों या कानूनों से बनता है जिनका वास्तव में पालन किया जाए। अभिप्राय यह है कि कानून या नियम का यदि पालन न किया जाए तो वे बेकार है। फॉर एग्जाम्पल कि एक मतलब पुलिस ने आपको बोला कि कोई काम ना करें, ट्रैफिक रूल्स की बात करते हैं, आपको बोलते हैं कि ट्रैफिक रूल्स या फिर हेलमेट पहन लो, लेकिन आप क्या करते हैं, आप वो बात नहीं मानते हैं, तो क्या है, वो एक तरीके से निरर्थक है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि भाई आपको फिर बल प्रयोग की धमकी होती है। बल प्रयोग का यहाँ पे तात्पर्य है कि पुलिस अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आपसे वो मनाती है, आपको ट्रैफिक रूल का पालन करने के लिए आपको प्रतिबद्ध करती है। तो इस प्रकार से इसमें बल प्रयोग की धमकी होती है। शक्ति के दो स्वरूप होते हैं। अब बात करते हैं शक्ति के स्वरूप की। तो इसमें वास्तविक शक्ति और संभावित शक्ति आती है। वास्तविक शक्ति से तात्पर्य ऐसी शक्ति से है जिसमें वास्तव में शक्ति का प्रयोग होता है। व्यक्ति की वह शक्ति जिसे शक्तिधारी द्वारा एक स्थिति में वास्तविक रूप से प्रयोग किया जाता है। लेकिन संभावित शक्ति वास्तविक शक्ति से विपरीत होती है, यह संभावना पर निर्भर करती है, यानी जिसका प्रयोग सत्ताधारी द्वारा किया जाता है, जो संभावना पे निर्धारित होती है कि वो शायद करेगा या नहीं भी कर सकता है। तो इस प्रकार से संभावित शक्ति है जो उसकी क्षमता होती है लेकिन उसने अभी तक प्रयोग नहीं की। राजनीति और शक्ति के विषय में अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीतिक विज्ञान में शक्ति के प्रयोग का महत्व
बढ़ गया था। ठीक है, और ये जो है राजनीति का केंद्र विषय बन गया था, और उस समय उन्होंने अपने अपने विचार भी दिए थे जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अमेरिका में व्यवहारवाद के जन्मदाता चार्ल्स मेरियम ने राजनीतिक विज्ञान में शक्ति को अध्ययन का केंद्र बना दिया था। इसके पश्चात हेरोल्ड लॉसवेल ने अपनी रचना पॉलिटिक्स वू गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ 1936 में शक्ति को अध्ययन का केंद्र बना दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि कब कौन कैसे शक्ति की प्राप्ति करता है। तो इसकी जो हेरोल्ड लॉसवेल की जो हमने परिभाषा है वो ऑलरेडी पढ़ ली है, तो जो ये इनकी इम्पोर्टेंट बुक है तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजनीति में शक्ति को मुख्य विषय मानने वाले विचारक कैटलीन कैपलान मॉर्गेंथो रहे हैं। मॉर्गेंथो तो शक्ति के बहुत से मतलब कि एक रियलिस्ट जो थिंकर है वो मॉर्गेंथो रहे हैं। आधुनिक युग में शक्ति का अनुभाविक रूप से अध्ययन करने का श्रेय रॉबर्ट डाहल को जाता है। J.R. ल्यूकास के अनुसार शक्ति दूसरे के चिंतन और आवश्यकताओं को निर्धारित करने की क्षमता होती है। वहीं कैट मिलेट ने अपनी रचना सेक्सुअल पॉलिटिक्स में कहा था कि राजनीतिक शक्ति संरचना पर आधारित संबंध है जिसके द्वारा एक समूह दूसरे समूह को नियंत्रित करता है। तो ये समझ लिया हमने कि राजनीति में शक्ति का प्रयोग कैसे हुआ और किस प्रकार से राजनीति में शक्ति का प्रयोग होता रहा है। तो अब आ जाते हैं शक्ति के भिन्न रूपों में। तो शक्ति के भिन्न रूपों में सबसे पहले आ गया है शक्ति का औचित्यपूर्ण रूप, यानी कि औचित्यपूर्ण शक्ति। इसका विश्लेषण जो है मैक्स वेबर ने किया था। उनके मतानुसार शासक वर्ग हमेशा अपने व्यवहार को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास करता है। जब जनता शासक वर्ग को औचित्यपूर्ण मान लेती है तब उसे औचित्यपूर्ण शक्ति कहा जाता है। जो औचित्यपूर्ण नहीं वो दमन है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जब तक उसमें औचित्य शामिल नहीं होता, वैधता शामिल नहीं होती, लेजिटिमेसी जो शामिल है वो नहीं होती, तब तक जो है औचित्यपूर्ण शक्ति का भी अस्तित्व नहीं देखा जा सकता। अनौचित्यपूर्ण शक्ति का तात्पर्य क्या है ये समझते हैं। गोल्ड हैमर और चिल्स के अनुसार शक्ति को मापने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक व्यक्ति और राष्ट्र की शक्ति उतनी समझी चाहिए जितनी मात्रा में वो अपनी इच्छा अनुसार दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र के व्यवहार को प्रभावित कर सके। इसका क्या तात्पर्य है कि जब तक एक व्यक्ति या राष्ट्र अपनी शक्ति को नहीं समझा, मतलब कि नहीं समझ लेता और दूसरों के व्यवहारों और दूसरे व्यक्ति के जो कार्य है व्यवहारों को जितने में वो प्रभावित नहीं कर सकता, अगर वो मात्रा में हम उसे आंक नहीं रहे हैं तो फिर हम क्या है शक्ति को नहीं माप सकते। इसमें क्या है बल का प्रयोग होता है, प्रभुत्व का प्रयोग होता है, छल का प्रयोग होता है। इसीलिए ये अनौचित्यपूर्ण शक्ति है क्योंकि इसमें जनता का जो है औचित्य शामिल नहीं होता। इसमें जो शक्ति का प्रयोग करने वाला है वो बल अपने प्रभुत्व का और छल का भी प्रयोग करता है, जिससे औचित्यपूर्ण शक्ति से बदल कर ये अनौचित्यपूर्ण शक्ति में बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपसे कोई जबरन जो है मजदूरी करवा रहा है, ठीक है, तो जो शक्ति प्रयोग करने वाला है वो आपसे जबरन कार्य करा रहा है, उसमें आपकी इच्छा नहीं है, वो औचित्यपूर्ण शक्ति नहीं अनौचित्यपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा है। अब बात करते हैं केंद्रीकरण के आधार पर शक्ति। तो कुछ विद्वानों ने इस आधार पर शक्ति के दो प्रकार बताए हैं। सबसे पहला है सकेंद्रीकृत और दूसरा है विकेंद्रीकृत। सकेंद्रीकृत शक्ति का तात्पर्य ये है कि जब शक्ति एक ही केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण में रहती है, और विकेंद्रीकृत शक्ति का प्रयोग तब होता है जब शक्ति अनेक स्वायत्तशासी इकाइयों को दे दी जाती है। यानी कि इसमें सकेंद्रीकृत में केवल एक व्यक्ति विशेष के पास शक्ति होती है, लेकिन विकेंद्रीकृत में बहुत से सत्ताधारियों के पास शक्ति का प्रयोग करने का जो अधिकार होता है वो शामिल होता है। इसमें शक्ति के कई बार जो है इसमें अस्पष्ट रूप दिखने को मिलता है, क्योंकि सकेंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत शक्ति हम कई बार नहीं पहचान पाते हैं। इसका उदाहरण हम संघ और परिसंघ में देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला आता है
क्षेत्रीयता के आधार पर शक्ति। तो क्षेत्रीयता के आधार पर शक्ति का तात्पर्य है कि शक्ति क्षेत्र आधारित हो जाती है। इस आधार पर शक्ति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दो स्वरूपों में विभक्त कर लिया जाता है। इनका स्वरूप सरल और स्पष्ट होने के कारण, यानी कि सरल और स्पष्ट है, इस कारण इसमें कोई मतभेद होने की आशंका नहीं होती। प्रभाव के आधार पर शक्ति की बात करें तो प्रभाव के आधार पर शक्ति को 3 रूपों में बांटा जा सकता है। इसमें महान शक्तियाँ आ गई, मध्यम श्रेणी की शक्तियाँ आ गई और निम्न श्रेणी की शक्तियाँ आ गई। महान शक्तियों में शक्ति का जो सबसे उच्च प्रयोग करते हैं वो लोग आते हैं। मध्यम श्रेणी में जो मध्य वर्गीय लोग हैं, जो मध्य वर्ग के जो शक्ति प्रयोग करता है वो लोग आते हैं। और निम्न श्रेणी में जो है शक्ति का प्रयोग कम आधारों पर देखा जाता है, उसका प्रभाव कम पड़ता है। परिणाम की दृष्टि से शक्ति की बात करें तो इसे भी 2 रूपों में बांटा जा सकता है, इच्छित और अनिच्छित। इच्छित में आप उस चीज़ को ले सकते हैं कि जो आपकी इच्छा है उसके अनुसार आपको परिणाम मिल रहा है और उसके अनुसार आप शक्ति का प्रयोग भी कर रहे हैं। अनिच्छित में आपको अपनी इच्छा के अनुसार जो है शक्ति और परिणाम देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शक्ति की। तो एक राष्ट्र द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति को ही हम राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं, जिसके आधार पर वो अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों और अपने जो भी क्रियाकलाप है उनको स्थापित करता है। ठीक है, तो इसमें मुख्यतः 3 रूप होते हैं इसके। इसमें सैनिक शक्ति आती है, आर्थिक शक्ति आती है, मनोवैज्ञानिक शक्ति आती है। सैनिक शक्ति में बल का प्रयोग अधिक होता है कि जब हम अपने बल का प्रयोग करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। आर्थिक शक्ति में जब हम अपने धन का प्रयोग करते हुए दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित करने की बात करते हैं। और मनोवैज्ञानिक शक्ति की बात तब करते हैं जब हम अपने मनोविज्ञान, यानी कि जब हम अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए दूसरे राष्ट्रों को अपने अनुसार कार्य करने के लिए बाधित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आता है राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति वह शक्ति है जिसके द्वारा शासकीय निर्णय लिए जाते हैं और उन्हें लागू कर दिया जाता है और निर्णयों की अवहेलना होने पर दंड दिए जाने की व्यवस्था होती है। जैसे प्राचीन काल में धर्म और दंड को एक तरीके से माना जाता था, धर्म नहीं, न्याय और दंड को क्या है, समान माना जाता था। यानी कि जो न्याय है वो दंड के स्वरूप में देखा जा सकता था। ठीक है, और जो जो नियमों का उल्लंघन करेगा उनको दंड देने की व्यवस्था ही न्याय की व्यवस्था मानी जाती थी। प्रोफेसर एलन बॉल ने कहा था कि राजनीतिक शक्ति का प्रमाण उन लोगों को देखने को मिलता है जिनका शासन के उपकरणों पर नियंत्रण हो और जो अपने निर्णयों का पालन करा सके। यानी कि जब हमारा शासन कार्य पर नियंत्रण होता है और हम जो अपने निर्णय है वो दूसरों से उनका पालन करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट हमसे कोई नीति का पालन करवा रही है तो वो सरकार की शक्ति है, वो राजनीतिक शक्ति है। राजनीतिक शक्ति के द्वारा ही हम उन निर्णयों को मान रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है शक्ति प्रवाह के आधार पर। यानी कि शक्ति प्रवाह के आधार पर क्या क्या है। कुछ विद्वानों ने शक्ति प्रवाह या दिशा की दृष्टि से शक्ति के 3 रूप बताए हैं, एक पक्षीय, द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय। एक पक्षीय में जो शक्ति का प्रयोग एक पक्ष यानी यूनिलैटरल रूप में होता है, जबकि द्विपक्षीय में 2 रूपों में बायलैटरल उसमें होता है, और जबकि बहुपक्षीय में मल्टीलैटरल तरीके से शक्ति प्रवाह होता है, शक्ति का प्रयोग होता है। वैचारिक शक्ति की बात करें तो वैचारिक शक्ति सैद्धांतिक शक्ति के नाम से भी जानी जाती है। इसमें राजनीति को मजबूत आधार प्रदान करने की क्षमता होती है और इसका सीधा सा अर्थ होता है लोगों की इच्छा और विश्वास। वैचारिक यानी कि विचार है, एक तरीके से लोगों की इच्छा है, विश्वास है। ठीक है, अब बात करते हैं हम शक्ति के स्रोतों की, जिसे हम निर्धारक तत्व भी कह सकते हैं। तो शक्ति का सबसे पहला स्रोत है संगठन।
संगठन का तात्पर्य ये है कि जब हम किसी संगठन में होते हैं तब ही हम शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। संगठन अपने आप में शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। संगठन में शक्ति है ये कहा जाता है इसीलिए क्योंकि जब तक हम संगठित है तब तक हम शक्ति का व्यापक प्रयोग कर सकते हैं। जब प्रतिद्वंद्विता करने वाली अलग अलग इकाइयाँ आपस में मिलकर एक संघ बना लेती है तब उनकी शक्ति क्या हो जाती है, अधिक बढ़ जाती है। जैसे 1 और 1 11 होते हैं, ये इसीलिए कहा गया है कि 1 की शक्ति कम होगी और अगर 11 होंगे तो उनकी शक्ति अधिक होगी। शक्ति की दृष्टि से राज्य ही सबसे बड़ा संघ होता है इसमें, और इसका कारण है कि जो राज्य है वो संगठित होता है। राज्य का संगठन जो है वही शक्ति के व्यापक रूप का जो है सबसे अच्छा उदाहरण देख सकते हैं हम। अब ज्ञान की बात करें तो मानवीय क्षेत्र में जो है शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है ज्ञान। जब तक हमारे पास किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो हम क्या है, दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकते, हम खुद को शक्तिशाली नहीं बना सकते। ज्ञान द्वारा ही व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है, यानी कि ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति जो है अपनी अक्षमताओं से क्षमताओं की ओर बढ़ता है और हम दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता का अर्जन भी करते हैं। आकार, कई बार क्या होता है कि शक्ति का परिचायक आकार को मान लिया जाता है। ये सोचा जाता है कि संगठन का आकार जितना बड़ा होगा उतना अधिक शक्तिशाली होगा। ठीक है, यदि संगठन का मेल आकार के साथ हो तो प्राय ऐसा होता भी है। यानी जैसे कि बहुत बड़ा संगठन है और एक छोटा सा संगठन है, 1000 लोगों का संगठन है और 100 लोगों का संगठन है, तो उसमें किसको ज़्यादा शक्तिशाली माना जाएगा? ऑब्वियस सी बात है 1000 वाले को माना जाएगा क्योंकि उसका आकार बड़ा है। अब बात करते हैं सत्ता की। जिन सब तत्वों के कारण शक्ति अधिक महत्वपूर्ण बनती है वो है सत्ता। जब कोई व्यक्ति मंत्री, प्रधानमंत्री बन जाता है तब वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि सरकारी तंत्र में वो सक्रिय रूप से भागीदारी करता है और सत्ता के द्वारा ही उसका जो है शक्ति का जो प्रयोग करने का जो मापदंड है वो बढ़ जाता है। आर्थिक साधन की बात करें तो जिन राष्ट्र के पास आर्थिक साधन जितने अधिक होते हैं वह दुनिया के अन्य देशों को आर्थिक सहायता देने के नाम पर बहुत अधिक प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भारत जैसे राष्ट्र जो है जब भारत जैसे राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे औपनिवेशिक शासन से, तो उनके बाद क्या आया था, उन्हें आर्थिक रूप से दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़ा था, दूसरे राष्ट्र पर कुछ समय के लिए। लेकिन ये भी इसीलिए था क्योंकि दूसरे राष्ट्र उनसे विकसित थे, इसीलिए ये विकासशील और विकसित देशों का जो कॉन्सेप्ट है वो उभर कर सामने आया। तो हम आर्थिक साधन के रूप में शक्ति का प्रयोग देख सकते हैं, जैसे अमेरिका करता है अपनी शक्ति का प्रयोग। जैसे आप फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं, कोल्ड वॉर के समय क्या हुआ था, यूएसएसआर और यूएसए ने क्या किया, अपने शक्ति के आधार को आर्थिक साधन के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया ताकि वो पूंजीवाद और साम्यवाद का प्रचार कर सके। प्राप्तियां की यहाँ पे बात करें तो प्राप्तियों का मतलब है कि शक्ति को निर्धारित करने के लिए प्राप्तियां प्रमुख होती है। इसमें क्या होती है, भौतिक सामग्री, स्वामित्व या सामाजिक सामग्री की शक्ति, व्यक्ति द्वारा अपनाई गई परिस्थिति और स्तर को शामिल कर लिया जाता है। करिश्माई नेतृत्व बहुत इम्पॉर्टेंट है शक्ति के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नेता इतना प्रभावशाली होता है कि वो केवल अपने व्यक्तित्व के कारण ही पूरे जो है वर्ग का, पूरे संगठन का नेतृत्व करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल हम बात करें नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी के आसपास ही पूरा बीजेपी का जो संगठन वो घूमता है। अगर हम पिछले 2014 से उनके जो है कार्यकाल को देखें तो उनकी जो भागीदारी है राजनीति में वो ज़्यादा रही है संगठन के अन्य लोगों के द्वारा, मतलब कि अन्य लोगों के कंपैरिजन में। तो एक प्रकार से जो उनका करिश्माई नेतृत्व था वो देखने को मिला था। ये हम स्वतंत्रता के समय भी देख सकते हैं, जब हमने देखा था महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण जैसे जो विचारक हैं, इन्होंने अपने करिश्माई नेतृत्व के कारण ही क्या है लोगों को प्रभावित किया था। अब बात करते हैं सामरिक शक्ति की, यानी कि वेपनरी शक्ति जो होती है।
आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र ही आधुनिकतम सामरिक शस्त्रों को प्रयोग करते हैं और उन्हीं के पास सामरिक शक्ति की जो है उपलब्धता होती है। जैसे भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद से क्या है, केवल 5 राष्ट्रों के पास इस प्रकार की शक्ति थी और वे राष्ट्र क्या चाहते थे कि भाई और कोई राष्ट्र ऐसी सामरिक शक्ति प्राप्त ना करे। उनका यही था कि भाई हम ही इस शक्ति का प्रयोग करें और हम ही दूसरे राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व वर्चस्व स्थापित करें। लेकिन भारत ने क्या किया कि का जो है सामरिक शक्ति वाले जो राष्ट्र है उनकी नीतियों का विरोध करते हुए खुद को एक सामरिक शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया ताकि अपनी सुरक्षा खुद कर सके और किसी पर निर्भर ना रह सके। तो ये शक्ति का एक रूप है जो वर्तमान समय में, आधुनिक समय में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सुरक्षा की दृष्टि से भी और वर्चस्व की दृष्टि से भी। वैज्ञानिक और तकनीकी प्राप्ति, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति भी शक्ति का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। आज के एक संघर्षपूर्ण युग में कोई भी राज्य नवीनतम वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की दौड़ में भागीदार बने बिना मतलब कि विकास नहीं कर सकता और अपनी शक्ति का प्रयोग भी नहीं कर सकता। वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति की प्राप्ति का सीधा सा तात्पर्य आप फॉर एग्जाम्पल के रूप में ये समझ सकते हैं कि जैसे नासा और इसरो हो गया है, ठीक है। नासा और इसरो, DRDO जैसे जो संगठन है वो देश की शक्ति को बढ़ाने के लिए ही बहुत सी वैज्ञानिक और तकनीकी प्राप्तियां कर रहे हैं ताकि देश की शक्ति के प्रभाव को बढ़ाया जा सके। अब बात करते हैं विभिन्न विचारधाराओं की। शक्ति के विषय में जो विभिन्न विचारधाराएं आती हैं, उदारवादी विचारकों ने शक्ति को राजनीति के रूप में स्वीकार किया है। तो सबसे पहले उदारवादी जो विचारक है वो मानते हैं कि शक्ति का जो रूप है वो राजनीतिक है। लॉक और बेंथम ने जनता की शक्ति के रूप में शक्ति को स्वीकार किया है। बेंथम जो उपयोगितावादी है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख मानते हैं। अब मार्क्सवादी के विचारानुसार शक्ति मूलतः आर्थिक होती है। मार्क्स ने शक्ति को उत्पादन के रूप में देखा। ग्रामशी ने शक्ति को वैचारिक रूप में माना और शक्ति को आधिपत्य की संज्ञा दी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने शक्ति का वैचारिक रूप दिया, तो आप ग्रामशी कहेंगे। निकोलस पोलांजा ने अपनी रचना पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस 1968 में शक्ति को अवैयक्तिक सामाजिक संरचना का परिणाम माना। नारीवादी विचारक पितृसत्ता की जो व्यवस्था है उसको शक्ति का केंद्र मानते हैं, जिसके कारण महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से हास्यकृत हो गई है, ये मानते हैं। उत्तर आधुनिक विचारकों के अनुसार शक्ति की बात करें तो उसमें फुकोल्ट ने शक्ति की संकल्पना को कोशिका के रूप में परिभाषित किया। उनकी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 में वे कहते हैं कि समाज में जो शक्ति उसी प्रकार फैली हुई है जैसे कि शरीर में कोशिकाएं। शक्ति को ज्ञान के रूप में परिभाषित करने वाले विचारक आधुनिक विचारक ही रहे, उत्तर आधुनिक विचारक ही रहे। उन्होंने शक्ति को उत्पादन आयाम पर बल देने की बात की है। शक्ति का आधार केवल राज्य और सरकार के संगठनों में ही नहीं होता। वे कहते हैं कि वित्त, लेखा, विज्ञान, मनोविज्ञान जैसे जो विशेषज्ञ क्षेत्र है उसमें भी जो है शक्ति का भाव देखा जा सकता है, उसमें भी शक्ति अंतर्निहित होती है। इनके अनुसार शक्ति कोई वस्तु या तत्व नहीं होता जो किसी संस्था या लोगों के समूह में स्थित हो, बल्कि शक्ति का प्रयोग एक तकनीक के रूप में किया जाता है, जो हमने पहले पढ़ा था कि वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करने की जो बात करते हैं। शक्ति के द्वारा पहचान और आत्मनिष्ठा का निर्माण होता है। यानी जब व्यक्ति अपनी पहचान, जब राष्ट्र अपनी पहचान बना लेता है, जब वो आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेता है, आत्मनिष्ठा प्राप्त कर लेता है, तो क्या है, वो शक्ति संपन्न हो जाता है। शक्ति के विरुद्ध संघर्ष भी देखने को मिलते हैं, जिससे कि भाई शक्ति प्राप्त करने के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले इसमें निर्जातीय संघर्ष आता है। निर्जातीय संघर्ष में सामाजिक और धार्मिक संघर्ष शामिल होता है, जो मुख्यतः सामंतवादी समाज में देखने को मिलता है। इसी के अंतर्गत जो है, इसी के बाद क्या है, शोषण के विरुद्ध जो है हमें संघर्ष देखने को मिलता है, जो शक्ति के विरुद्ध हो सकता है, जो
उच्च वर्ग के लोग हैं निम्न वर्गों का शोषण करते हैं, तो उच्च वर्ग की वो शक्ति औचित्यपूर्ण होती है और फिर जो है निम्न वर्ग उसी शक्ति के विरुद्ध जो है संघर्ष करते हैं। तो ये किस में होता है? ये पूंजीवादी समाज में होता है। शक्ति से संबंधित सिद्धांत में ये है सबसे पहला शक्ति प्रभुत्व का सिद्धांत, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। इसके समर्थक रहे हैं मार्क्स, एंगल्स, लक्जमबर्ग, ग्रामशी, लेनिन। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत मानता है कि जो शक्ति है एक विशिष्ट वर्ग में निहित होती है, एक विशिष्ट वर्ग में अंतर्निहित होती है। इसके समर्थक पेरेटो, मॉस्का, मिचेल्स, सी राइट मिल्स है, जो कि मूलतः अभिजनवादी सिद्धांतकार है। नारीवादी सिद्धांतों में क्या मानते हैं कि भाई शक्ति का प्रयोग मूलतः क्या है, पुरुष प्रधान समाज करता है, पुरुष करता है। और वो किस पे करता है? नारियों पर करता है। पुरुषों द्वारा नारियों पे अपनी शक्ति और प्रभुत्व का प्रयोग किया जाता है। ये ना केवल व्यक्तिगत जीवन में होता है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में भी इसी प्रकार से होता है। तो ये नारीवादी विचारक क्या कहते हैं कि भाई सबसे पहले क्या है, व्यक्तिगत जीवन में नारी की स्थिति को सुदृढ़ करे ताकि नारी भी क्या है अपनी शक्ति को बढ़ाए। इनके समर्थक मैरी वॉल्सनक्राफ्ट, जी.एस. मिल, शीला रोबथम, शुल्मित फायरस्टोन है। बहुलवादी सिद्धांतकारों के अनुसार जो है, बहुलवादी सिद्धांतकार मानते हैं कि जो शक्ति है वो एक समूह में होती है। ठीक है, समूह के बाद हम शक्ति नहीं देख सकते। यानी इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि बहुलवादी समाज शक्ति की एक बहुल अवधारणा की बात करते हैं। उसमें शक्ति को एक व्यक्ति केंद्रित शक्ति के रूप में नहीं माना जाता, बल्कि एक वर्ग केंद्रित, एक समूह केंद्रित शक्ति के रूप में माना जाता है, जिसके समर्थक रॉबर्ट डाहल, चार्ल्स लिंडब्लॉम है। रचनात्मक शक्ति के जो सिद्धांतकार हैं वे शक्ति को रचनात्मक जो हमारी एबिलिटी है उसके आधार पर मानते हैं। इनके जो समर्थक है वह नेरेंट, सीबी मैकफर्सन है। पुस्तक एस्केप फ्रॉम फ्रीडम के लेखक कौन है? आपने बताना है। ये पुस्तक किसने लिखी है? हॉर्बर्ट मार्क्यूस, एरिक फ्रॉम, जुर्गन हैबरमास, थॉमस फ्रीडम। ये मैंने आपको पिछले के जो वीडियोज़ है उसमें कवर कराया है, तो एक बारी वो वीडियोज़ देख लेना और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। इसके बाद ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। आपने इसमें क्या है, मिलान करना है। जॉन रॉल्स कौन से विचारक है, प्लेटो कौन से है, मैरी वॉल्सनक्राफ्ट कौन सी और ग्रामशी कौन से हैं। तो इसके साथ जो है पावर का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जो है शक्ति वो बंदूक की गोली से निकलती है। ये किसका कथन है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, कमेंट और लाइक कीजिए। थैंक यू।